नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल प्रशासन और मराठा को लेकर। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो हम बात करते हैं मुगल प्रशासन एवं मराठा की। हम ये सब पढ़ चुके हैं, भक्ति, सूफी, मुगल और साथ में हम उत्तर मुगल भी कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तर मुगल, जिसमें हम बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक। आज हम बात कर रहे हैं मुगल प्रशासन एवं मराठा की। आज हम इन दोनों की बात करेंगे, मुगल प्रशासन और मराठा से संबंधित बात करेंगे। क्लियर है? तो इसको शुरू करते हैं, मुगल प्रशासन एवं मराठा। तो कल हमने बात की थी मुगल प्रशासन, केंद्र, सूबा, सरकार, परगना, इन सब की बात की थी। ठीक है, आज हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमने क्या क्या जो चर्चा की हुई थी, उन चर्चाओं में क्या क्या है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम यहां करने जा रहे हैं। आपको कोई डाउट हो तो आपके पास 1 मिनट है डाउट को पूछने के लिए। वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने होमवर्क भी कुछ दिया था। होमवर्क के बाद कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। तेजस्विनी गुड मॉर्निंग, नूतन, निधि, प्राची, दिव्या, सोनी, सभी का वेलकम है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई डाउट हो तो पूछिए। सौरभ, आयशा, साना, निधि, तेजस्विनी, उज्मा, अर्पिता। चलिए, तो फिर हम यहां बात करते हैं। और कल हमने जो बात की थी वो ये भी पढ़ा था, केंद्र, सूबा, ये होमवर्क दिया था आपको, सरकार, परगना। मैं एक काम गौर करता हूं, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में कल हमने पढ़ा है कि सरकार होता था, सरकार के अंडर में परगना होता था और सरकार के ऊपर सूबा होता था। सरकार और परगने के बीच एक नई यूनिट चालू की गई। सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की इकाई शाहजहां ने शुरू की। इन दोनों के बीच की इकाई को चकला कहते थे। हमने पढ़ा है परगना के अंदर नगर होता है, नगर के अंदर गांव होता है। नगर के अंदर क्या होता है? अरे नूतन मिश्रा, कल तो थी आप क्लास में। परगना मतलब तहसील, सरकार मतलब जिला, जनपद, सूबा मतलब प्रांत। उस काल में तहसील को परगना कहते थे, जिले को सरकार कहते थे। कल क्लास नहीं ली थी आपने? गांव जो होते थे, वो गांव कई बार ऐसे होते थे, एक ही लाइन पर एक गांव है। कई बार गांव बिखरे होते थे, बिखरे गांव। बिखरे मतलब
थोड़ी बस्ती यहां पर, थोड़ी बस्ती यहां पर, थोड़ी थोड़ी अलग अलग बस्ती होती थी। ये अलग अलग बस्ती होती थी, ये बस्ती होती थी। इन सबको मिलाकर गांव कहते थे। गांव के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागल कहा जाता था। छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहते थे। नोट कर लीजिए इतना, फिर हम आगे चलते हैं। अभी पढ़े आगे। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। इसमें सबसे प्रमुख होता था बादशाह। बादशाह के पास सारा अधिकार होता था। उसका मुख्य काम था साम्राज्य की रक्षा करना और साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य की रक्षा करना और साम्राज्य का विस्तार करना। उसके अंतर्गत होते थे वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक, जिसे वकील ए सल्तनत भी कहा गया। सुल्तान बादशाह का सलाहकार, बादशाह का खास आदमी होता था। ये बादशाह का प्रमुख सलाहकार होता था। वजीर वित्त विभाग का प्रमुख, वित्त विभाग का प्रमुख होता था वजीर। मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, सेना में भर्ती करना, सेना की देखभाल करना, उनको वेतन व्यवस्था करना, सब काम मीर बख्शी का है। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख। काजी कानून न्याय का प्रमुख। कानून न्याय का प्रमुख। कभी कभी यह पद, यह दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। को दे दिए जाते थे। तब इसे काजी उल गुजात कहते थे। मतलब सद्र उस सुदूर प्लस काजी मिलकर बन जाएंगे काजी उल
सुजात। मीर ए समा राजमहल जहां बादशाह रहते हैं, राजमहल की देखभाल, वहां की वस्तुओं की व्यवस्था करना। सभी का वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है। जो जल्दी आए, मैं सारे नाम इसलिए पढ़ता हूं, जो पहले नाम आते हैं वो सारे पढ़ लेता हूं, लेट कमर्स के नाम नहीं पढ़ पाता हूं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। फिर हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसको लिखते हैं और फिर हम आगे की तरफ रवाना करते हैं। दीवान एक खालसा या खालिसा बादशाह की भूमि का प्रबंधन करने वाला। दीवान ए तन वेतन का विवरण तैयार करना। किसको कितना वेतन मिलना है उसका। दीवान ए जागीर जागीर भूमि का प्रबंधन। ये किसका प्रबंधन करेगा? जागीर भूमि का प्रबंधन करेगा। मुशरिफ लेखाकार मुस्तौफी अंकेक्षक दीवान ए बयूतात शाही कारखाने का प्रमुख। दीवान ए बयूतात। दीवान ए सादात दान में दी गई भूमि का प्रबंधन। तो इतना लिख लीजिए, फिर और चलते हैं।
चलिए जी, फारसी भाषा के हैं फरत। अंकेक्षक मतलब इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटर, जो ऑडिट करने का काम करता है, ऑडिटर। ऑडिटर आप अकाउंट बनाते हैं जी, दीवाने बयूतात लिखा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष। अंकेक्षक मतलब जो ऑडिट, आपके अकाउंट की जांच करने वाला। आप लिख देंगे हिसाब किताब में कि सर मैंने यहां इतना खर्चा किया, वहां इतना खर्चा किया, यहां ये किया, ये पैसा यहां से आया, वो चेक करेगा सही किया कि नहीं किया, उसको कहते हैं ऑडिटर। चलिए और क्या क्या पद हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। पदों की संख्या बहुत है भाई। मीर ए तोजक, तोजक मतलब तोप, पर ऐसा नहीं है, या इसे कहते हैं मीर ए, तो जो कई बार तुक्का लगाना बड़ा गड़बड़ होता है, ये होता है धार्मिक उत्सवों की तैयारी करने वाला। जो भी धार्मिक उत्सव होंगे, ईद वगैरह जैसे या बकरीद, तो उसको मनाने काम करेगा। अब देखिए, मीर ए आतिश, आतिशबाजी हो रही है, तोप खाना प्रमुख, तोप खाने का प्रमुख है। मीर ए बहर, बह रहा है, क्या बहता है, पानी, नौसेना का प्रमुख, नौसेना प्रमुख। मीर ए बहर। मीर ए बर्र, अब ये थोड़ा मीर ए बर्र, वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख है मीर ए बर्र। वाकिया नवीश, शाही आदेशों के लेखन की जिम्मेदारी एवं, मतलब जो बादशाह ऑर्डर कर रहा है उसको लिखना एवं अन्य जगह भेजना। एक प्रकार से अगर हम देखें तो पत्राचार का काम है इसका, करेस्पोंडेंट विभाग है, एक प्रकार का पत्राचार का विभाग है, या इसको हम कुछ लोग सूचना अधिकारी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये। फारसी में आग को आतिश कहते, तो आग निकलेगी, ठीक, मैं आतिशबाजी लगा लिया उसको, ठीक ठीक ठीक। तो एक प्रकार से क्या है, ये सूचना अधिकारी भी कह सकते हैं, जो सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है, बादशाह की सूचनाएं, आदेशों को नीचे तक पहुंचाने का काम करता। इसी के अंतर्गत काम करता है एक आदमी जो इसके अंडर में होता है, सब निगार, समाचार लेखक, खुफिया नवीस, गुप्त जानकारी लिखने वाला, गुप्त जानकारी लिखने वाला। इन सबका बॉस कौन है, वाकिया नवीस इन सबका बॉस है, ठीक है। दरोगा ए डाक चौकी, गुप्तचर विभाग प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख।
लिखने में गुप्त क्यों? अरे भाई गुप्त इसलिए कि भाई किसी को खास आदेश देना है, कोई और ना पढ़ ले, उसको बढ़िया लिख दिया जाएगा और लपेट के बंद कर दिया जाएगा। सब लोग थोड़ा ना पढ़ेंगे उस गुप्त आदेश को। चलिए सूबा, सूबा मतलब प्रांत, स्टेट। स्टेट का हेड कौन है? सूबेदार। फाइनेंशियल हेड कौन है? दीवान। इसके अंतर्गत कौन काम कर रहा है? बख्शी। प्रांत का सैन्य प्रमुख, ये प्रांत का सैन्य प्रमुख है। दरोगा, ये डाक चौकी। गुप्तचर, गुप्तचर प्रमुख। गुप्तचर प्रमुख का काम कर रहा है डाक विभाग प्रमुख। दोनों काम ये संभाल रहा है। बरीद, गुप्तचर। बरीद क्या है? गुप्तचर है। फिर हम बात करेंगे सरकार का। सरकार मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही, जनपद की बात चल रही। तो यहां का सेना प्रमुख कौन था? अमल गुजार। पहले लिख चुके हम लोग सब। सॉरी, वित्त प्रमुख अमल गुजार, सेना का प्रमुख फौजदार। याद आ रहा आपको? वितिक्ची, यहां एक अधिकारी है वितिक्ची। कौन है? वितिक्ची। भू दस्तावेज तैयार करना, इसकी सहायता कानूनगो करता था। वितिक्ची। नींद आती है जिससे सिर दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, आप क्लास में छोड़ दीजिए, आप आराम से सो जाइए मोहम्मद फैज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से सो लीजिए, है ना भाई। नींद का कोई इलाज नहीं है, नींद आए तो सोना ही सबसे बेस्ट तरीका है ना। सो जाओ, आराम से रिलैक्स होके सो जाओ, और मोबाइल को साइड में रख के सो जाओ, क्लास को ऑन रहने दो। कई बार आवाज सुन सुन के हो सकता है और अच्छी नींद आ जाए। भाई जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, नींद लाने के लिए क्या करते थे? पढ़ते थे।
पढ़ते हैं नींद आ जाती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे अंदर। नींद आने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने लगो। भाई अगर आप खेलोगे, गप्पे लड़ाओगे तो नींद नहीं आती है, और किताब जैसी दिखती है, पता नहीं ऑटोमेटिक सिस्टम है एक ब्रेन के अंदर और नींद आने लगती है। खजानदार, कोषालय प्रमुख। खजानदार जो था वो कोषालय का प्रमुख था, खजानदार। आपके साथ होता कि नहीं होता मुझे नहीं पता। पढ़ने के अलावा कुछ भी करो नींद नहीं आएगी। अभी हम लोग बोलेंगे चलो एक एक करके सब लोग अपनी अपनी बातें रखो, सुबह उठ के कौन क्या खाता है, देखो अभी नींद दूर हो जाएगी सबकी। प्रिया वर्मा कह रही मतलब जो हम लोगों की प्रॉब्लम है वो सर की भी है। देखो क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो पढ़ाने के लिए जितना पढ़ता है ना, अगर वो पहले पढ़ लेता सिलेक्ट हो गया होता है। कई टीचर अच्छे होते हैं, वो उनका डिसिप्लिन लाइफ होती है। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, है ना। डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में आपकी, अनुशासन। आपको ये लग रहा है ये तो एग्जाम क्या बच्चों जैसा एग्जाम है, एक बार में निकल जाएगा, कुछ है कैसे एग्जाम में कोई दम ही नहीं है। परगना, परगना यानी तहसील, तहसील स्तर की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है तहसील स्तर पर वित्त का प्रमुख आमिल होता है और सेना का प्रमुख सिकदार होता है। यहां पर होता है फौतदार, कोषालय प्रमुख, कोषालय प्रमुख, कानूनगो, भू दस्तावेज तैयार करना, भूमि के दस्तावेजों को तैयार करना, उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, तैयार करना एवं रखना, रखने की जिम्मेदारी भी इसी के पास है। कारकून, कारकून ये लिपिक है, क्लर्क है कारकून। ग्राम, ग्राम का जो प्रमुख है वो है खूत, मुकद्दम, चौधरी। इनकी सहायता पटवारी करता था। नगर प्रमुख कोतवाल, नगर का प्रमुख कोतवाल होता था। नहीं नहीं दीपा जी, सच में प्रॉब्लम रही है, ठीक है। आज जरूर आपको 2-4 साल अधिकारी के नाम रखने में रखा होगा। क्रश का गाना सुनेगा, अरे ये तो ऋतिक रोशन के फैन है।
चले, मुगल सेना। क्रश यानी वो मूवी थी ना, उसकी कृषि नाम था ना मूवी, और ऋतिक रोशन का। अरे वाह, मैं वही जो सब जानते हैं लेकिन पहचानता कोई नहीं। ना बाबा, क्या करना पहचान के। ये तो अच्छा है, जानते हैं पर पहचानते नहीं, नई तरह की डेफिनेशन है। तो आप जानते जरूर उस व्यक्ति को, और उसके अंदर क्या भरा है वो हम नहीं पहचानते। भाई एक जैसे रहो, जो दिखते हो वही रहो तो आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, पर अच्छा नाम लगा। ठीक है। अच्छा, विशाल कुमार है। ओके 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 ओके। ये विशाल कुमार बहुत दिनों बाद आए हैं। तीन तरह के सैनिक है यहां पर। ठीक है, एक है अहदी, एक है दाखिली, एक है मनसबदार। देखो, मैं ज्यादा डिटेल पढ़ाने के बजाय सबको चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपको चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। नियुक्ति कर्ता, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करता है? बादशाह करते हैं, बादशाह करते हैं। मनसबदार करता है। ठीक है, किसके अधीन कार्य करते हैं? बादशाह के अधीन कार्य करते हैं, मनसबदार के अधीन कार्य करते हैं, मनसबदार के अधीन कार्य करते हैं। नोट कर लीजिए। अच्छा, आदित्य प्रकाश है। स्टोरी सुनेंगे निधि गुप्ता, पहले ये कर ले। एग्जाम में ये बहुत आता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एग्जाम में बहुत आता है। सेना के अंग में देखो, आपको सीधे सीधे फैक्ट लिखवा के चार्ट भी बनवा रहा हूं, कोई फैक्ट नहीं लिख रहे हम। सेना के अंग, घुड़सवार, हाथी, पैदल, नौसेना। कहां हम लिख रहे हैं? पूरा आप देखें तो पूरा चार्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं हम लोग। तोपखाना, घुड़सवार दो प्रकार के, बारगीर, सिलेदार। इन्हें राज्य की ओर से घोड़ा, अस्त्र शस्त्र एवं पोशाक मिलती थी।
ये अपना साजो सामान घोड़ा आदि स्वयं लेकर आते थे। ये खुद लेकर आते थे। ठीक है, समझा देंगे मनसबदार, टेंशन मत लीजिए, वेट करिए थोड़ा। ठीक है हेमंत कुमार। अहदी क्या होता है? अहदी एक ऐसे सैनिक होते हैं जो विशेष सैनिक होते हैं, जिनकी नियुक्ति बादशाह करता है और बादशाह के अधीन काम करते हैं। इसका मतलब हुआ वो केंद्रीय सेना में। तो इतना आसान लिखा हुआ था, इससे आसान क्या लिखेंगे? अहदी मतलब बादशाह की सैनिक। अरे भाई, इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है यार, बादशाह के सैनिक। क्लियर क्लियर दिख रहा है कि अहदी मतलब बादशाह के सैनिक। अहदी मतलब किसके सैनिक? बस। अरे भैया, ऐसी सेना, ऐसे सैनिक से अब हम खड़े हो गए, आप कौन हो? मैंने बोला मैं सर अहदी सैनिक हूं। अच्छा, ये बादशाह वाला सैनिक है। सर आप कौन है? मैं दाखिली हूं। अच्छा, तुम्हारी नियुक्ति बादशाह ने की, पर तुम मनसबदार के अंडर में कर रहे हो। आप कौन है? सर मनसबदार सैनिक। अच्छा अच्छा, तुम छोटे कैटेगरी के सैनिक। बात समझ में आ रही है? ये बादशाह के लोग हैं, बादशाह के व्यक्तिगत हैं। प्रश्न उठता है कि मनसबदार की सेना में कितने तरह के सैनिक हैं? मनसबदार की सेना, मनसबदार की सेना में दाखिली भी है और मनसबदार वाले भी हैं। ऐसी तो ये गलत बात है। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दाखिली वो सैनिक हैं जो बादशाह ने नियुक्त किए हैं, ये बादशाह के प्रति वफादार है, ये मनसबदार। तो अब मनसबदार की सेना को भी कंट्रोल कर सकता है इनडायरेक्ट बादशाह। आप थोड़ा दूर तक सोचने का काम करिए। चलिए, तो सिलेदार कौन है? जो अपना घोड़ा, सिलेदार मतलब सिले सिलाए, रेडीमेड, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कौन है? स्थाई हैं। ये स्थाई सेना है। ये स्थाई सेना के हिस्से होंगे, ये अस्थाई होंगे। जब कहीं लड़ने जा रहे तो बुला लिए, भैया आ जाओ। क्यों? क्योंकि ना घोड़ा देना है इनको, ना कुछ देना है। ऐसे। धन्यवाद निधि। तो ये है। अब आते पैदल। पैदल पैदल सैनिक जो होते हैं वो शमशीरबाज होते हैं। शमशीरबाज, तीरंदाज, बंदूकची। लो भाई, ये बंदूक चलाएंगे, ये तीर चलाएंगे और ये तलवार चलाएंगे। ये पैदल तीन तरह के सैनिक हो गए। सिंपल है। तोपखाना, भारी तोप, हल्की तोप। भारी तोप को जिंसी कहते हैं, जिंसी। इसको कहते हैं दस्ती। लो भाई, तोप भी हो गई। तोप का वाहक कैसे कैरी करते हैं तोप को? कौन लेकर आता है तोप? नरनाल, सुतुरनाल, गजनाल। तीन तरह की तोप है। ये मानव द्वारा, ऊंट द्वारा, ये हाथी द्वारा। कैसे लाई जाएंगी? तो ऐसे लाई जाएंगी। नरनाल मानव खींचेंगे,
बारगीर लिखा है सुप्रिया, बारगीर करेक्ट। हो गई सेना खत्म, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है सेना में। चलिए ठीक है, डॉक्टर वगैरह होते होंगे भाई। सर क्या एक प्रकार की सेना विभिन्न साम्राज्य में हो सकती है? जी जी जी, हो सकती है। सबसे ज्यादा जोर किस पर है? मुख्य अंग या मुगल सेना की रीढ़ घुड़सवार, ठीक है। नौसेना के बारे में कुछ नहीं, नाव वाले हैं कोई। भाई मुगलों ने नौसेना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नौसेना प्रमुख पहले भी लिख चुके, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखाया है। मीर ए बहर, मीर ए बहर है नौसेना प्रमुख, ठीक है। अब हेमंत कुमार का फेवरेट टॉपिक, मनसबदारी। लिखना नहीं है, बहुत ध्यान से पहले समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। मनसब क्या है? मनसब एक पद है,
धारण करने वाला और मनसबदार कौन है? पद धारण करने वाला। जो मनसब को धारण करता है वो मनसबदार है। ठीक है, जो मनसब को धारण करता है वो मनसबदार है। मनसब क्या है? पद तो है, एक रैंक है। रैंक को बोलते हैं पदानुक्रम। पद का क्रम है, आप किस क्रम में आते हैं पद में। या अगर तब भी समझ में ना आए तो एक स्थिति है, आपकी पोजीशन है, उस प्रशासन में आप कहां हैं, टॉप लेवल पे हैं, बीच में हैं, नीचे हैं, किस स्थान पर हैं, उससे आपकी पोजीशन का निर्धारण होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? स्टेटस क्या है आपका, इसी से पता पड़ता है। वेतन का निर्धारण होता है, वेतन भी इसी से होता है, और कई बार सेना भी इसी से पता पड़ती है कि आप कितने बड़े मनसबदार हैं। बड़ा मतलब बड़ी सेना, बड़ा मतलब बड़ी सेना। मनसब एक संख्या द्वारा तय होता है, जो 10 से 10,000 तक हो सकती है। पहले वो 12 बाद में जाकर वो 12 भी हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है निधि, सिंपल समझा दे। प्रशासन में आप जाएंगे, कई तरह के पद होते हैं। कोई डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, कोई तहसील का प्रमुख होता है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर होता है, कोई लेखपाल होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के पोस्ट होते हैं। अब मैं आपसे कोई पूछे आप क्या हो, बोले मैं लेखपाल हूं। आप क्या हो? मैं तहसीलदार हूं। आप क्या हो? मैं डीएम हूं। आप क्या हो? एसडीएम हूं। आप क्या हो? रेवेन्यू ऑफिसर हो। आप क्या हो? मैं गांव में काम करता हूं। सबकी पोस्ट सुन ली, पर आपको कैसे पता कौन बड़ा है कौन छोटा है? एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। तो नहीं पता, उसको लगेगा एसडीएम। 3 शब्द हैं इसमें, डीएम में 2 हैं, एसडीएम बड़ा होगा। तहसीलदार ये तो और बड़ा है। तो अब कैसे तय करें, इनकी रैंकिंग कैसे करें? तो हमने नंबर दे दिया, डीएम 1, एसडीएम 2, तहसीलदार 3। अच्छा, तुम तीसरी पोजीशन वाले हो। डीएम पहली पोजीशन पे, उसके आगे 1 लिखा हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये कैटेगराइजेशन है, श्रेणी कर दी हमने, समूह बना दिए अलग अलग अधिकारियों के। तो वैसे ही यहां पर उन अधिकारियों के पद के क्रम को, रैंक को समझाने के लिए हमने उन्हें एक नंबर दे दिया। नंबर मतलब पोजीशन, अंक मतलब पोजीशन, संख्या। जितनी अधिक उतनी स्थिति या पोजीशन, पदानुक्रम यानी रैंक, उतनी बड़ी। अब समझ में आ रहा है? मैंने बोला निधि गुप्ता 5,000, लक्ष्मी देवी 8,000, हरिओम 9,000, मुस्कान 2,000। हरिओम टॉप पे है, 8,000 रैंक। अब आ रहा समझ में? तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रैंक में, किस लेवल के अधिकारी हैं।
और अगर कल को दरबार में खड़ा करना है तो जिनके नंबर ज्यादा है वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेड कह लो, रैंक वर्ड सबसे बेटर वर्ड, रैंक सबसे बेटर वर्ड है, रैंक। समझ में आ रहा है? यह प्रणाली दशमलव पद्धति पर आधारित थी। आधारित अकबर ने 1567 में अकबर ने इसे लागू किया। इसकी प्रेरणा ख्वाजा ख्वाजा अब्बा सईद एवं मंगोलों से मिली। आइन ए अकबरी में मनसबदारों की छियासठ श्रेणियां हैं। कितनी है? 66। लेकिन व्यवहार में 35 ही लागू थी। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? यहां पर योग्यता तो ठीक है, योग्यता तो एक पैमाना है, सबसे बड़ा पैमाना है ब्लड रिलेशन। आप बादशाह के कितने करीब और कितने खास हो, उसके बेटे हो, चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, भाई, उतना बड़ा मनसब। शहजादों को तो शुरुआत से ही 5,000 के ऊपर देंगे। समझ में आ रही बात आपको? तीन प्रकार के मनसबदार। तीन प्रकार के मनसबदार होंगे। तीन प्रकार के। पहला, 500 से कम वाले मनसबदार। दूसरा, 500 से अधिक लेकिन 2,500 से कम। तीसरा, 2,500 से अधिक। 2,500 से अधिक। क्लियर है? इनको कहते थे मनसबदार। इनको कहते थे आमिर, और इनको कहते थे आमिर ए उम्दा। आमिर ए उम्दा कहते। अभी कितनी क्लास बाकी? इसके बाद गौरी चतुर्वेदी एक ही क्लास रहेगी। आप रोज यही पूछते हैं, गौरी बहुत परेशान है ना? और नूतन को ये लग रहा है लिखना है कि नहीं लिखना। अब लिख लो नूतन।
अरे आईने अकबरी, क्या बात, अबुल फजल ने लिखी है, टोडरमल कहां से आ गया। गौरी बेचारी रोज परेशान है कि ये कब खत्म हो। कोई बात नहीं गौरी, हम कोशिश करेंगे जल्दी खत्म होने की। चलिए, हेमंत कुमार, थैंक्स प्रिया वर्मा। हेमंत कुमार, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अब लिखना हो गया होगा, अब लिखना हो गया होगा। अरे मोहम्मद फैज, वेलकम। अब मोहम्मद फैज जरा सोचो, यहां लिखा सेना, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण फैज, उदाहरण लेते हैं, मान लो फैज 5,000 का मनसबदार है, उदाहरण, उदाहरण है, मान लो फैज का नंबर 5,000 का मनसबदार है। अब फैज, मान लो ये तय हुआ कि तुम्हारा जितना नंबर होगा मनसबदार का उतने ही सैनिक होंगे, उदाहरण, उदाहरण 5,000 का मनसब, तो हमने मान लिया कि 5,000 सेना होगी। ठीक है हेमंत, यही पूछ रहे थे ना, 5,000 सेना होगी। भैया ये कैसे पता पड़ेगा, हो सकता फैज ने बोला अकबर मेरे पास 5,000 सेना है, पैसे दो मुझे सैलरी। पता पड़ा उसने सैलरी ले ली पूरी सेना के नाम पर, पूरे पैदल रख लिए, पैसे बचा के जेब में रख लिए। अकबर ने बोला फैज तो होशियार आदमी है, कैसे तय करें कि फैज इतने घोड़े तो रखे ही रखे, क्योंकि घोड़े यानी घुड़सवार उस समय की सेना का मुख्य अंग थे, रीढ़ की हड्डी थे, बैकबोन थे
सेना का। अकबर ने एक नया तरीका अपनाया। अकबर ने एक नया तरीका अपनाया। वो तरीका यह था कि घोड़ों की संख्या को निश्चित करना। बात समझ में आ रही है कि अब हम घोड़ों की संख्या को कैसे निश्चित करें। मनसबदार की सेना में घुड़सवार की संख्या निश्चित करना कि भैया तुम्हारी सेना जितनी है उसमें कितने घुड़सवार होंगे, ये कैसे तय हो। तो अकबर ने एक नया काम किया। दो नए शब्द आए, दो नए शब्दावली आई, नई टर्मिनोलॉजी आई। जात सवार, जात सवार। यहां जात का मतलब, यहां जात को लेकर बड़ा विवाद है इतिहासकारों में, पर समानता समझ के लिए जात मतलब कुल सेना और सवार मतलब कुल सेना में घुड़ सवारों की संख्या। कुल सेना में घुड़ सवारों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, तीन लोग हैं, एक फैज है, एक हेमंत है, और सामने और किसका नाम दिख रहा है, शिवानी। तीन लोग हैं। अब तीनों लोग देखना बड़ा मजेदार है, तीनों 5,000 वाले, तीनों 5,000 एक ही कैटेगरी के मनसबदार हैं। इनकी सेना भी कितनी है, 5,000 है। उदाहरण ले रहा हूं मैं, उदाहरण, उदाहरण, एग्जाम्पल। फैज ने क्या किया, 5,000 के 5,000 घुड़सवार कर लिए। इसने 4,000 कर लिए हेमंत ने, इसने 2,000 कर लिए शिवानी ने। अब मुद्दा ये आया, सबसे ताकतवर सेना किसकी। ठेकेदार नहीं है कृष्ण का गाना सुनेगा, वो ठेकेदार नहीं है। उसको एक जगह दी जाती थी। मनसबदार एक पोस्ट होती थी, सेना में होती थी, प्रशासन में होती थी। मनसबदार जो सेना में है वो सैनिक रखता था। जैसे भैया हम चले जा रहे हैं, बादशाह ने बोला क्या है, मेरे पीछे 100 मनसबदार खड़े हैं। अच्छा, 100 मनसबदार हैं, कौन कौन सी रैंक वाले, लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बना दी। हाँ हाँ, सुनीता, आप ही का नाम ले लो, हेमंत की जगह सुनीता करो, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो अब क्या, वो लिस्ट बन गई 100 लोगों की। ये 5,000 वाला मनसबदार, ये 2,000 वाला, ये 8,000 वाला, ये 3,000 वाला, ये 100 वाला, ये 200, पूरी लिस्ट बादशाह के साथ बन गई। बादशाह ने टोटल भी कर लिया। अच्छा, अपने पास इतनी सेना है, तो मनसबदार से सेना की संख्या क्लियर हो जाएगी सेना में। तो मुगल बादशाह बोलेगा चलो अब लड़ने के लिए। बोलेगा सर जितने मनसबदार हैं सब पैदल लेकर आए, घोड़े वाला तो है ही नहीं। समझ में आ रहा, कृष्ण का गाना सुनेगा। तो अब घोड़ों की संख्या कैसे फिक्स की जाए, उसके लिए दो शब्द आए, जात और सवार। बोले भाई कौन हो तुम, तो फैज ने बोला कि मैं 5,000 जात और 5,000 सवार वाला हूं। हेमंत से पूछा आप कौन, 5,000 जात और 4,000 सवार वाला हूं मैं। शिवानी से पूछा आप कौन, शिवानी ने बोला 5,000 जात और 2,000 सवार वाला हूं मैं। सबके घोड़ों की संख्या पता हो गई।
समझ में आ रहा है? घोड़ों की संख्या पता हो गई। सबसे ताकतवर सेना किसकी? फैज, फिर हेमंत, फिर शिवानी। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीका होता था जिससे सेना और सारी चीजें निर्धारित की जाती थी। अब इस आधार पर 3 तरह के मनसबदार होंगे। अब और नई कैटेगरी आ गई। अब और नई कैटेगरी आ गई। पहला, जात की संख्या सवार की संख्या जात के बराबर हो। दूसरा, सवार की संख्या जात की संख्या के आधे से अधिक हो। तीसरा, सवार की संख्या जात की संख्या के आधे से कम हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अगर वो सो जाएगा तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण 5,000 जात, 5,000 सवार। यहां उदाहरण क्या हुआ? 5,000 जात, 4,000 सवार। यहां उदाहरण क्या हुआ? 5,000 जात, 2,000 सवार। ये उदाहरण हुआ। इसलिए अब इनकी भी कैटेगरी हो गई। इसको प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहेंगे। प्रथम श्रेणी। इसको कहेंगे द्वितीय श्रेणी। अब श्रेणी भी आ गई, कैटेगरी भी आ गई। श्रेणी, तृतीय श्रेणी का मनसब। चलिए, समझ में आ रहा है? जात और सवार 1595 में लाए गए। 1595। समझ में आ रहा सभी को? कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन? अकबर ने घोड़ों को दागने के लिए 1574 में दाग ए महाली विभाग स्थापित किया। तो नोट कर लीजिए भाई। फिर हम आगे की समस्या बढ़ाते हैं। समस्या और इसी मनसबदारी में और समस्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सोचो जरा, सब लोग सोचना। मान लो घोड़ा बीमार हो गया, घोड़ा युद्ध में मर गया। घोड़ा युद्ध में मर गया, घोड़ा बीमार हो गया, घोड़ा घायल हो गया। या कई बार हमारे पास सैनिक हैं पैदल वाले, पर सेना को बहुत तेज चलाना है,
तो पैदल वालों को छोड़ के जाओ, केवल घुड़सवार आगे बढ़ो। लेकिन मेरे भाई, अगर घोड़े एक्स्ट्रा होते हमारे पास, हमारी सेना तो बहुत तेज होती, सेना बहुत गतिशील होती, उसकी स्पीड गजब होती, उसकी स्पीड। अगर घोड़े एक्स्ट्रा होते, हमें घोड़े एक्स्ट्रा करने हैं। अब वो घोड़े एक्स्ट्रा कैसे करें? एक नया सिस्टम आएगा मनसबदारी में, जो सौरभ जी लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया होगा ये वाला पेज, ठीक है? चलिए, अब क्या हुआ? जहांगीर आया। जहांगीर ने क्या किया? अतिरिक्त घोड़े, जिसको कोतल कहते हैं, अतिरिक्त घोड़े के लिए कौन सा शब्द है? कोतल, की व्यवस्था की कि एक्स्ट्रा घोड़ा चाहिए। बिना एक्स्ट्रा घोड़े के कैसे होगा? देखिए, जो घुड़सवार होता है, घुड़सवार के पास, घुड़सवार मतलब एक सैनिक प्लस एक घोड़ा। घुड़सवार ऐसे बनता ना, घुड़सवार पे घोड़ा प्लस सवार होता है। क्लियर है? जहांगीर दुअस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये दुअस्पा क्या है? तो घुड़सवार मतलब क्या? एक सैनिक प्लस एक घोड़ा, इसको कहते हैं घुड़सवार। लेकिन एक घोड़ा अगर वो अतिरिक्त रख ले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उसके पास कुल कितने घोड़े हो गए? एक सैनिक, दो घोड़े। पर एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा तो एक ही है, एक पे तो वो खुद बैठा है। एक्स्ट्रा कितना है? एक। उसका कोतल कितना है? कोतल कितना है? कोतल मतलब एक, कोतल मतलब एक्स्ट्रा। एक पर तो वो खुद बैठा है ना। घुड़सवार मतलब एक सैनिक प्लस एक घोड़ा, उसको कहेंगे घुड़सवार। प्लस दो घोड़े अतिरिक्त, दो घोड़े अतिरिक्त। कुल कितने हुए? एक सैनिक, तीन घोड़े। एक्स्ट्रा कितने हैं? कोतल कितना है? कोतल मतलब एक्स्ट्रा, कोतल दो है। ये समझ में आ रहा है? ध्यान दो यहां पर, ये समझ में आ रहा है? जो इस पहली वाली व्यवस्था है, ये पहली, इसको दुअस्पा कहते हैं। इस वाली व्यवस्था को सिंह अस्पा कहते हैं।
क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, अच्छी बात। अगले पेज पे करेंगे बाकी नेक्स्ट का पॉइंट। कोतल क्या होता है निधि? कोतल मतलब अतिरिक्त घोड़ा। अतिरिक्त घोड़े के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कोतल, ऊपर लिखा है। कोतल मतलब एडिशनल, अतिरिक्त। तो यहां एक्स्ट्रा कितना है कोतल? एक। यहां एक्स्ट्रा कितने हैं? दो। कुल कितने घोड़े हैं? तीन। एक पे तो वो खुद बैठेगा, दो एक्स्ट्रा है उसके पास। समझ में आ रहा है? एक पर तो वो खुद बैठेगा ना। घुड़सवार मतलब एक तो उसको चाहिए चाहिए, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा है। एक पर तो खुद बैठेगा, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा है। ये सब एग्जाम में आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है आगे, ध्यान दीजिए। अब ये मनसबदार को पैसे कहां से मिलेंगे? ये मनसबदार खाएगा क्या? अपने अंडर में रहने वाले लोगों की सैलरी कहां से देगा? तो मनसबदार जो होगा को एक भूखंड मिलेगा। भूखंड यानी जागीर मिलेगी। आज ये प्री का टॉपिक है, पर मैंने मेंस की तरीके से समझा दिया है, पर आएगा नहीं मेंस में। धन्यवाद हेमंत कुमार। अभी हेमंत और मामला बिगड़ेगा। अभी देखो, आपको लगेगा सर ये क्या पढ़वा रहे हो आप। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने बड़ी शिद्दत से, लगन से, समर्पण से समझने की कोशिश की। इतना आसान ये व्यवस्था है नहीं। अब देखना, ये जमीन दे दी, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जागीर है। तो जागीर की व्यवस्था करने वाला दीवाने जागीर है। अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट लिखी ना हमने, दीवान ए जागीर, जो जागीर की व्यवस्था करेगा। उस पद का नाम क्या है? दीवान ए जागीर। इस भूमि का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब लेखा जोखा, रिकॉर्ड दर्ज होगा, दर्ज होता था, दर्ज होता था, लिखा जाता था, लिखा जाता था, दर्ज होता था, जिसमें इस भूमि से प्राप्त राजस्व का उल्लेख होता था। इसे जमा कहते थे। मतलब जमा, एक सीधी सीधी बात में बोले, जमा क्या है? दस्तावेज या अकाउंट। अकाउंट को हिंदी में कहते हैं लेखा, में दर्ज राजस्व, उसको कहते हैं जमा। समझ में आ रहा है? अब फैज गए, बोला सर मेरा खर्चा बहुत है। बोले तुम्हारा क्या खर्चा है? बोला मेरे को सैलरी भी देना है सर, अपने सैनिकों की सैलरी देनी है, मेरा खुद का वेतन चाहिए मुझको, मेरे अधिकारी जो टैक्स वसूले जाएंगे उनका वेतन चाहिए है। कुल खर्चा सर मेरा लगभग 25,000 है।
उन्होंने बोला ये लो जमीन लो। अकाउंट में देखा, अच्छा 25 वाली जमीन, ये लो फैज 25 वाली जमीन ले जाओ। फैज चला गया अपना पूरी सेना न लेके पहुंचा उस जमीन पर, और ये प्रशासन किया, बोला वसूलो भाई, 25,000 लिखे वहां पे। 25,000 लिखे वहां पे। हासिल, हासिल एक शब्द है, राजस्व की वास्तविक प्राप्ति, राजस्व की वास्तविक प्राप्ति। अधिकारी जब वसूलने जाएंगे जितना मिलेगा उसको कहेंगे हासिल। तो जमा एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया हासिल। अगर फैज को 25,000 मिल गए या उससे ऊपर मिल गए, फैज खुश। कम मिले तो फैज जाएगा तुरंत शिकायत करने, दीवाने जागीर के, भैया क्या लिखते हो यार तुम अपने अकाउंट में, तुम्हारे 25 लिखे, वसूलने गए 10,000 नहीं मिले हमको, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों लिखते हो, धोखा है तुम्हारा ये तो। मेरी बात समझ रही, ऐसा क्यों हो रहा था? प्रश्न उठता है ये क्यों हुआ? क्योंकि अब मुगल वंश का विस्तार दक्षिण में हो रहा है। मुगल वंश का विस्तार गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बाकी दूर दराज के क्षेत्रों में हो रहा है। अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। अधिकारी जिस अनुपात में बढ़ रहे हैं उस अनुपात में जमीन नहीं बढ़ रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस अनुपात में अधिकारी बढ़ रहे हैं, अधिकारी बढ़ रहे हैं 100, जमीन बढ़ रही केवल 15-20 लोगों के लिए। तो क्या करोगे अब? अकाउंट में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाएगा। अकाउंट में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाए। अकाउंट में क्या किया जाएगा? बढ़ाकर लिखे। फैज बोलेगा सर मैं 10,000 में खर्चा कैसे चलाऊंगा? बादशाह बोलेंगे एक काम करो फैज, 5,000 के मनसबदार हो ना, और तुम्हारी वसूली 10,000 हो रही, एक काम करो तुम 2,000 के मनसबदार बन जाओ, टेंशन फ्री, कम सेना रखेगी, उस खर्चे में चला जाएगा। फैज बोलेगा अरे सर मेरी रैंक कैसे कम कर रहे हैं आप, मैं अपनी रैंक कम नहीं करने वाला, ये तो मेरी बेइज्जती है। मैं कहा 5,000 लोगों के साथ बैठता हूं, मेरी दोस्ती टॉप क्लास के लोगों के साथ, अब मैं 2,000 लोगों के साथ बैठूंगा, डिमोशन हो गया सर, ये तो मेरा पदोन्नति की जगह मेरी पदावनति हो रही, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। क्या इलाज है इसका? तो शाहजहां ने एक नया इलाज ढूंढा। शाहजहां शाहजहां ने एक नया इलाज ढूंढा। क्या ढूंढा? जब हासिल जमा का आधा हो। ये लाइन समझ में आ रही है? हासिल मतलब वास्तविक प्राप्ति, और जो लिखा है उससे आधा है। जब हासिल जमा का 1/4 हो। इतना बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जमीनें नहीं बढ़ रही हैं, अधिकारी बढ़ रहे हैं। जमीनें नहीं बढ़ रही हैं, अधिकारियों की संख्या, मनसबदारों की संख्या बढ़ रही, सबको खुश करना है। पर ये समस्या है, ऊपर से फैज ने बोल दिया हम तो अपनी रैंक नहीं गिराएंगे, हम तो 5,000 के मनसबदार रहेंगे। शाहजहां ने बोला चिंता मत करो, तुम 5,000 की रहोगे, पर करना क्या है? पहले पूछा जाएगा तुम किस जमीन पर हो। तो फैज बोलेगा सर मैं सिसमाही जमीन पर, सिसमाही जागीर, ऐसी जागीर जहां हासिल जमा का आधा हो। समझ में आ रही ना? हासिल मतलब वास्तविक प्राप्ति, जमा मतलब जो कागज में लिखा है। जब हासिल जमा का 1/4 हो तो उसको कहते थे सिमाही जागीर, सिमाही जागीर।
फैज से क्या बोला जाएगा? फैज एक काम करो, तुम्हारा मनसब 5,000 ही रहेगा, तुम्हारे मनसब में कोई कमी नहीं की जाएगी। 5,000 5,000 तो अपनी सेना आधी कर लो, क्योंकि तुम्हारी वसूली आधी है, या तुम्हारी वसूली 1/4 है, सिमाही है, तो अपनी सेना 1/4 कर लो, रैंक तुम्हारी 5,000 ही रहेगी। फैज खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि मेरी रैंक तो उतनी, तो फैज जाएगा दरबार में, कौन हो भाई? मैं 5,000 का मनसबदार, और चुपके से बोल देगा सिसमाही। मतलब मजाक में बोल रहा हूं मैं, तो सबको पता पड़ जाएगा सिसमाही मतलब आधी सेना, पर रैंक 5,000। बैठेगा फैज 5,000 लागे वालों से, पर सबको चुपके से पता रहेगा कौन है, सिसमाही वाला है। अच्छा, तो ये व्यवस्था शाहजहां ने शुरू कर दी। औरंगजेब के काल में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि जमीन ही नहीं थी, क्योंकि उसके जो रीजन देखो आप, मैदानी भाग में अगर आपको 10 एकड़ जमीन दी जाए और पठार में 2 एकड़ 10 एकड़ दी जाए, लेकिन मैदानी भाग में तो भरपूर बेतहाशा फसल है, पठारी भाग में बहुत जीवन संघर्ष है। आपके यहां 10 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं हो सकता है, वहां 10 एकड़ में 20 कुंटल ही होगा। तो भैया जिस किसानों से आप राजस्व वसूलेंगे, उतनी जमीन पे आप बराबर राजस्व नहीं वसूल पाओगे जो मैदानों में मिल रहा है। जो मैदानी भाग में राजस्व मिल रहा है वो पठारी से नहीं मिलेगा। आपको अगर सेम राजस्व चाहिए है 10 एकड़ वाला, तो वहां उसको 30 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी, तब कहीं वो बराबर होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? इसलिए औरंगजेब ने क्या बोला, एक काम करो मनसबदार, मेरे पास रोज रोज मत आओ यार, ये बहुत टेंशन है। तुमको लग रहा है तुम्हें कम मिल रहा है, अपनी तरफ से लोकल टैक्स लगा लो। अब बाप, स्थानीय कर लगाने की तुमको अनुमति है। समझ में आ रहा? आप सभी को नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं भाई, जी रिकॉर्डेड ही देख लीजिए आप नूतन जी, अब कोई उपाय बचा नहीं है। चलिए भाई, तो ये थी हमारी मनसबदारी सिस्टम। किसी को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन हो समझने में तो 1 मिनट का समय है। चलिए, शाहजहां से एक बार और, अरे रे रे, और जब हासिल जमा का आधा हो, हासिल राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति जितनी कागज में लिखी है उससे आधी मिल रही, कागज में लिखी 25,000, मिल रही है 12,500, तो ऐसी जागीर को सिसमाही जागीर कहते हैं। जब हासिल जमा का 1/4 हो, उसे सिमाही जागीर। बहुत सिंपल है, 1/4 मतलब 25,000 का 1/4, 6,250।
उसको सिमाही जागीर कहेंगे। चलिए आगे चलें। जमा नहीं समझ में आया, जमा, ओके कोई बात नहीं। एक कागज है, अकाउंट। अकाउंट किसका? अकाउंट जमीनों का। आप आई सुप्रिया। सुप्रिया ने बोला सर मेरे को कौन सी जमीन दे रहे हैं? सुप्रिया ने बोला ये लो बदायूं की जमीन दे दी सुप्रिया को। सर बदायूं से कितना आता है रेवेन्यू? सुप्रिया ने पूछा। सुप्रिया ने पूछा बदायूं से कितना आता है? कितना आता है? उसने बोला कि यहां से 20,000 रुपए आते हैं। बोले कहां लिखा है? बोले अकाउंट में लिखा है। तो इसको जमा कहते हैं। जो अकाउंट में लिखा हो वो जमा है। जो अकाउंट में लिखा हो वो जमा है। जब आप वसूलने जाएंगे तो जो मिलेगा वो हासिल है। जागीर का नाम बदलने से ये हुआ हरिओम, जब सिसमाही जागीर वाला मनसबदार होगा या व्यक्ति होगा तो उसकी उतने अनुपात में उसके सैनिक कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो ये खत्म है। और कल हम पढ़ेंगे मुगल राजस्व और मराठा, दो चीजें पढ़ेंगे। और कल हमारी आखिरी क्लास एंड हो जाएगा मिडिबल। ठीक है, हो सकता है 2.5 घंटे लग जाएं, बस इतना ही बचा हुआ है और इतने ही में ही हम हमारी क्लास खत्म। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना समय देने के लिए। ठीक है, 2.5 घंटे लगेंगे प्रिया, आज ही पढ़ा दीजिए, कैसे हो पाएगा? 15-20 मिनट लग रहे होते तो मैं आज ही पढ़ा देता ना। 2.5 घंटे मतलब अभी बजा है 9:30, 10, 12 बजे तक। नहीं, आपकी और भी क्लास है, सबकी क्लास है, मेरी, आपकी, सबकी। ठीक है जी, आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न भी पढ़ेंगे हम, पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करिए अब। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी उसके बाद मॉडर्न होगी। जी इसके बाद मॉडर्न होगी, करेक्ट।